अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स बहुत तफसील से पढ़े थे और उनके अच्छे अच्छे सवाल भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, क्यों ये अलग अलग टर्म्स हैं और इनके अच्छे अच्छे सवाल पेपर में किस तरह से पूछे जा रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितनी अच्छी आपकी इस चैप्टर की बेसिक्स बनेंगी पहले 2-3 लेक्चर में, उतने अच्छे आपको ग्राफ समझ में आएंगे। जितने अच्छे ग्राफ समझ में आएंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट का फील आ रहा होगा। शुरू करें भाई, चलो हेडिंग लगा लो, स्पीड एंड वेलोसिटी। पूरा लेक्चर एक ही गो में देखना है और दरमियान में जो भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं ना उनको साइड में रख के अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा आपका एक छोटा सा खूबसूरत सा चैनल है जिसके ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, 11 और 12 की फिजिक्स, ठीक है। चलो, अक्सर मेरा बेटा आप लोग जब कभी गाड़ी में बैठे होगे तो आपने गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग होता है ना, जिससे गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके पीछे देखा होगा एक ऐसे कांटा लगा हुआ होता है जो घूम रहा होता है, या डिजिटल लगा हुआ है तो उसके ऊपर नंबर चल रहे होते हैं, 50, 60, 70 ऐसे नंबर चल रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास होता है स्पीडोमीटर। क्या कहलाता है भाई साहब? वो कहलाता है भाई साहब हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या चीज़ होती है? स्पीडोमीटर होता है स्पीड मेजर करने वाली डिवाइस। जो स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? हमारे पास क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। अब सवाल ये आता है कि जनाब हमारे पास स्पीड होती क्या है? अब ज़रा समझिएगा स्पीड क्या होती है। सपोज कर लो ये एक कोई पॉइंट है ए, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ कहीं पे मेरे पास एक कोई पॉइंट है बी, ये मेरे पास क्या है? मेरा कोई फाइनल पॉइंट है। यानी कि जो मेरी बॉडी है वो ए से कहाँ आ रही है भाई साहब? वो ए से बी पे आ रही है। और मान लो वो ए से बी तक आने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता इख्तियार करती है, यानी कि ए से बी तक आने में वो कुछ इस रास्ते पे ट्रेवल करती हुई बॉडी मेरी ए से कहाँ आ जाती है? बी पे आ जाती है। मान लो जो इसने ये रास्ता इख्तियार किया, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया या इसने जो फासला कवर किया, वो मिसाल के तौर पे हमारे पास है 60 मीटर्स। कितना फासला कवर किया? 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी ए से बी पे आ रही होगी तो उसको कुछ टाइम भी लगेगा। मान लेते हैं जो इसमें टाइम लगा, वो टाइम इसको कितना लगा? लेट्स से वो टाइम इसको लगा 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में आपकी बॉडी ए से कहाँ आ गई? बी पे आ गई। अब आप देखो बेटे स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्पीड क्या होती है कि जनाब कितना डिस्टेंस कवर किया, नंबर 1, कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। सिंपल, कितना डिस्टेंस कितनी देर में, कितना डिस्टेंस कितनी देर में। यानी कि अगर इसके लिए मैं बात करूंगा तो मैं कहूँगा जो स्पीड है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बता रहा है कि बॉडी ने हर सेकेंड में 12 मीटर कवर किया है। क्लियर है? बॉडी ने हर सेकेंड में कितना कवर किया? 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार रही। एक सेकंड में 12 मीटर, फिर अगले सेकंड में 12 मीटर 24 हो गए 24, फिर अगले में 12 36, फिर अगले में 12 48, फिर अगले में 12 और 60 पूरे हो गए। यानी कि 5 सेकंड में बॉडी ने कितना कवर कर लिया? 60 मीटर कवर कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास नोट कर लेना, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज कितना फासला कितनी देर में कवर किया, या आप ये कह सकते हो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये रेशियो है फासले का और वो टाइम जो उस फासले को कवर करने में लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी आप हालत देख रहे हो। यहीं से हमें एक पॉइंट और नजर आ रहा है। स्पीड मेरा बेटा हमारे पास डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस के बारे में तो हम पिछले लेक्चर में अच्छे से एस्टेब्लिश कर चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है? उस रास्ते की लंबाई जो आप जिस पर चले, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड या एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। यानी कि ए से बी तक जाने में हो सकता है बहुत सारे रास्ते हों, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई और बड़ा रास्ता हो।
आपने जो रास्ता इख्तियार किया डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बड़े रास्ते से गए तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, छोटे रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। क्लियर है? स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। और याद है हमने ये बात पढ़ी थी कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बिल्कुल वैसे ही स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या मतलब स्केलर क्वांटिटी है भाई? मतलब ये है कि आपके पास स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जहाँ नज़र भी आ रहा है ना, बिल्कुल रैंडम चलते हुए जा रहे हैं, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। सही है? अच्छा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड की डेफिनेशन को मैं यूं भी कह सकता हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। आपने कोई फासला किसी भी डायरेक्शन में कवर किया, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लिया तो क्या मिल जाएगा भाई? स्पीड मिल जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की SI यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। अक्सर जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, V इक्वल्स S अपॉन टी या V इक्वल्स D अपॉन टी या V इक्वल्स R अपॉन टी। डिपेंड करता है आप वहां पे डिस्टेंस को किससे शो कर रहे हो। नॉर्मली डिस्टेंस को S से शो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे D या R से भी शो कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है। इसके हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा? अभी तक का जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको कहेगा कि भाई एक बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रही है और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मान लो डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और जो उसे टाइम लगा वो लेट्स से 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड। आप बोलोगे 40 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आंसर आया? 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी कितनी रफ्तार से चलती हुई गई है? 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बॉडी चलती हुई 10 सेकेंड में कितना फासला कवर करेगी? 40 मीटर। क्लियर हो गया भाई साहब? चलो आगे देखते हैं। अब जैसे हमारे पास स्पीड था जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी होती है जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। डिस्टेंस के बारे में हमने ये बात पढ़ी है कि डिस्टेंस जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो उस रास्ते पे डिपेंड करता है जो आपने इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए इख्तियार किया था। ऐसा ही है ना? जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पे। क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बिटवीन द 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे A इनिशियल है, B फाइनल पॉइंट है। A से B तक जाने के भले 200 रास्ते होंगे, लेकिन इनमें जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा ना भाई, वो यही वाला होगा, ये जो मैंने रेड से बनाया है। इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? यानी कि A से B तक जाने के भले 200 रूट्स हो, लेकिन उनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो छोटा तरीन रास्ता होगा, वो यही वाला होगा। तो आप किसी भी रास्ते को इख्तियार करके A से B पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट यही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। और हमारे केस में हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो वो तो हमेशा यही रहेगा। वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपने एक्चुअल में कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। यही बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके सिंपल लिखना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय बिलाल ज़िया, पूरा लेक्चर है, सब बताया हुआ है। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है भाई? वेलोसिटी इज, जैसे स्पीड था ना, कितना डिस्टेंस कितनी देर में। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज कितना डिस्प्लेसमेंट और कितनी देर में या कितने टाइम में। क्लियर है? यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम कितना लगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम टेकन। यानी कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को खोल के लिख दिया भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी एक डायरेक्शन में कवर किया जाने वाला डिस्टेंस। तो यही हो गया ना, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। जैसे
आपके पास स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास हमारे पास होती हैं दो चीज़ें। क्या क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर ले भाई। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो याद रखना किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्लियर है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? स्पीड होता है। भाई अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क किस चीज का है? डायरेक्शन का। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, जबकि स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ होती है भाई? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या मतलब? जरा समझना बात को। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या मुराद है? देखो, मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटे, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जनाब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, तो आप देखोगे ये किस तरफ चल रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा भाई? ये सीधा होगा ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा, तो यही आपके पास ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, तो यही आपके पास इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब में आपको एक टर्म लिखी मिलेगी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। यानी कि वो कहेगा वेलोसिटी इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात मेरा बेटा अभी तो सही है जब तक हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, ये तो बात तब तक सही है। लेकिन जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे ये बात उल्टी भी हो जाती है। इसलिए मैंने आपको वो चीज़ बता दी जो सारी ज़िंदगी आपके पास सही चलेगी। क्या चीज़ है? कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन इस चैप्टर के लिए हाँ आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? क्यों भाई ऐसे क्यों कह रहा हूँ समझ लो। भाई एक बॉडी पहले ए पे थी, अब कुछ देर बाद वो बी पे चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना? भाई खुद सोचो ना, अगर एक बॉडी पहले ए पे थी और अब बी पे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी डायरेक्शन में होगी। तो और दूसरी चीज़, आपकी बॉडी जब ए से बी की तरफ जा रही होगी इसका मतलब वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन होगा। यानी कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। अगर आप सामने की तरफ चल रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कवर हो रहा है? आगे की तरफ, तो वेलोसिटी भी यही है। ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे चूंकि आप मीन पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो इसलिए ये चीज़ उल्टा होती है। तो उससे परेशान नहीं होना, तब की तब देखी जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, वेलोसिटी को ही समझाने का या बताने का हमारे पास एक तरीका और होता है। देखो सपोज कर लो मेरे पास ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और मान लो यहाँ पे मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है? एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, ये कोई पॉइंट है, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट का नाम है जनाब पॉइंट ए, और ये पोजीशन वेक्टर है मेरे पास आर ए। इसी तरह से इस एक पोजीशन वेक्टर का नाम, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी, और ये मेरे पास है लेट्स से क्या चीज़, आर बी। ठीक है जनाब? अब था क्या बेटे, ज़रा गौर से समझना बात को। पहले मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ए पे मौजूद था, अब वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ कहाँ आ गया? पॉइंट बी पे। ठीक है? मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ इस तरह से मूव करता हुआ कहाँ आ गया? पॉइंट बी पे। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो ये बात हमने देखी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। यानी कि जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर मेरे पास क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ऐसे ही है। तो मैं वेलोसिटी को क्या डिफाइन करूंगा? मैं वेलोसिटी कहूंगा, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा आर, और टाइम जो भी लगा उसको मैंने यहाँ टी कह दिया मिसाल के तौर पे। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पॉइंट समझ आ रहा है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या मतलब, गौर से सुनना, पहले आपका पार्टिकल यहां था, अब यहां आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल से फाइनल तक का एक एरो या इनिशियल से फाइनल तक का एक वेक्टर, इसके जितना टाइम लगा इसको कवर करने में उससे डिवाइड कर दिया। तो वेलोसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद, ठीक है। अच्छा, ये रेट का टर्म है ना, ये भी जरा समझ लो। यहां पे जब भी आप कभी भी किसी चीज को मेरा बेटा टाइम से डिवाइड करके बताते हो, टाइम से डिवाइड करके बताते हो या टाइम के रेफरेंस से बताते हो ना, तो इसको हम कहते हैं टाइम रेट या इसको हम कहते हैं सिंपल रेट, ठीक है। तो बेटा यहां तक नोट कर लेना, वेलोसिटी के लिए अपने पास ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। कोई भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर हुआ, या वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। भाई जो स्पीड और वेलोसिटी है उसमें फर्क किस चीज का है, डायरेक्शन का है। स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे तो वही चीज क्या बन जाएगी भाई साहब, वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या चीज होती है भाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय अ डायरेक्शन। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पीड कर रहे हो या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो वही चीज क्या बन जाएगी, आपकी वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। आगे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भैया। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा सारी की सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरह से मेरे पास मेरा बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं भाई, देख लो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। देखो भाई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर का मतलब क्या है, लेंथ, सेकेंड का मतलब क्या है, टाइम। तो एल मीटर के लिए क्या आ गया, लेंथ, और टाइम के लिए क्या आ गया, कैपिटल टी। यानी कि मैं कहूँगा एल टी की पावर -1, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो m पावर 0, l पावर 1 और t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी दोनों की आपके पास जो यूनिट होती है वो भी एक जैसी होती है, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी हमारे पास एक ही जैसा होता हैगा, ठीक है भैया। अच्छा, अब यहीं पे जरा मेरा बेटा एक चीज़ और समझो जरा। सपोज करो आपको कहा जा रहा है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बॉडी ए से बी पे जा रही है। मान लो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और 2 सेकंड में कवर कर रही है। आपको स्पीड निकालनी है और आपको वेलोसिटी निकालनी है। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और आपके पास बॉडी ए से बी पे आ रही है। लेट्स से डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, टाइम लगा 2 सेकेंड, फिर से आपने स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। बॉडी ए से बी पे गई, देन बी से ए पे वापस आ गई, ठीक है। बॉडी ए से बी पे गई और बी से ए पे वापस आ गई। मान लो टोटल टाइम लगा बॉडी का 4 सेकेंड। आपने हर केस में स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। इससे हम एक और पॉइंट स्टेब्लिश करेंगे। देखो जरा यहाँ पे बॉडी ए से बी पे गई, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस जो ए से बी में कवर किया डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा, ठीक है। टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2, तो 10/2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी में आना जरा, वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए से बी तक जाने में डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, +10। भाई यहाँ प्लस क्या शो कर रहा है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स के अंदर प्लस साइन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और माइनस साइन का मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। सर कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, बेटे वो आपकी मर्जी है। जो डायरेक्शन आपको अच्छी लगती है उसे आप पॉजिटिव लो, उसकी रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। स्टैंडर्ड या किताब वाले राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो अभी चूंकि डिस्प्लेसमेंट सीधे हाथ पे थी, सीधे पे क्यों थी, क्योंकि ये आपका इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो +10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि क्या आ गया, ये +5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब जरा यहां देखो, वीडियो को पॉज करके पहले से खुद सॉल्व कर लो, हो जाएगा आराम से। v कितना है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना फासला कवर किया भाई, 20, और अपॉन 2 क्या बन गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड ऊपर आ गया तो s पावर -1 हो गया। वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट a इधर है, b इधर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल से फाइनल,
यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो ना भाई साहब, गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आ रही है? लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? ये माइनस का 20 अपॉन में क्या आ रहा है? ये 2 आ रहा है। तो क्या आ गया ये भाई? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ रही है। इसमें जो वेलोसिटी है ना भाई, इसमें ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपके पास ये क्या चीज है? ये एक अदद क्या है जनाब? ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। और वही वाला पॉइंट जो मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। यही चीज लिखी हुई है, देखो जरा गौर से। आपको ये स्पीड नजर आ रही है? स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यहाँ मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और माइनस साइन आपके पास क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहां पे देखो जरा इधर, अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूं, बॉडी ए से बी पे गई, फिर बी से ए पे आई। जब ए से बी पे गई तो 20 मीटर कवर किया, बी से ए पे आई फिर 20 मीटर कवर किया, और टोटल टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो 20 + 20 कितना है? 40। 40 को 4 से डिवाइड कर लिया। स्पीड कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? जब बॉडी ए से बी की तरफ गई, यानी कि सीधे हाथ की तरफ गई, तो ये हो गया भाई +20। बी से ए की तरफ आई तो -20 अपॉन में 4 आ गया। प्लस माइनस माइनस 20 से 20 आपने कैंसिल कर दिया, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि आप क्या पॉइंट लिख सकते हो, जरा गौर से देखना, गौर से सुनना। आपके पास किसी भी बॉडी की जो स्पीड होगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। चेक करो, अगर बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दिख रहा है? अगर बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड कैसी है? पॉजिटिव। बॉडी रुकी हुई है तो स्पीड कैसी है? 0। यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड कैसी हो गई? 0। यानी कि स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी 0 और कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। एक जो रुकी हुई बॉडी है ना, उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी। जो एक मूविंग बॉडी है, चलती फिरती हुई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 किस केस में होगी? मूविंग बॉडी की वेलोसिटी 0 किस केस में होगी? जब बॉडी ने जहां से अपने सफर का आगाज किया था वापस वहीं पर आ गई, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है भाई साहब? कॉपी करो, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक मैं उम्मीद करूंगा आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मूविंग बॉडी जो होती है उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, रेस्ट में बढ़ी हुई बॉडी की स्पीड 0 होगी। यानी कि स्पीड 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैगी। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास वेलोसिटी की कुछ टाइप्स आ रही हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास आती है जनाबे वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जहन में ये रहना चाहिए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखो भाई साहब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? मान लो आपके पास बॉडी ऐसे मूव करती हुई जा रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बॉडी को ए से बी तक जाने में 1 2 3 4 5, मान लो बॉडी को ए से बी तक जाने में कुल मिला के 5 सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड्स। तो मैंने ये 5 सेकेंड को एक एक सेकंड के टुकड़ों में तोड़ दिया। ये पहला सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि ये सारे इंटरवल्स एक एक सेकंड के। क्लियर है? अब बॉडी ने क्या करा? बॉडी ने टोटल यहां से यहां तक जाने में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 15 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया, पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया 3 मीटर, अगले में फिर कवर किया 3 मीटर, अगले में फिर कवर किया 3 मीटर, अगले में फिर 3 मीटर, अगले में फिर 3 मीटर। गौर से देखो, बॉडी ए से कहां गई? बी पे। टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। मैंने इसके टोटल टाइम को एक सेकेंड के टाइम स्लॉट में ब्रेक कर दिया। तो पहले सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर, अगले में मजीद 3 मीटर, अगले में मजीद 3 मीटर।
अगर बॉडी इस तरह से चल रही है, किस तरह से, हर सेकंड में 3 मीटर नहीं, हर सेकंड में एक बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे बॉडी मूव कर रही है विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी के साथ जो चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जो चेंज नहीं हो रही। तो किताब वाले से क्या कहते हैं? किताब वाले कहते हैं इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, गौर से देखो, क्या बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? मेरी एग्जांपल बिल्कुल कर रही है। क्या इंटरवल्स भी इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, एक एक सेकंड का टाइम स्लॉट है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then body is said to be moving in a uniform velocity, moving with uniform velocity। ठीक है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अभी हमने बात की थी ना वेलोसिटी कैसी है, एक वेक्टर है और वेक्टर के बाद दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही होगी ना, तो याद रखना इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमें ये चीज याद है कि वेक्टर को डिफाइन करने की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो जाएगी तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है। सही है? क्लियर है? ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी के अंदर अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी को समझने की कोशिश करें, वेरिएबल वेलोसिटी जरा समझना, यहां पे वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? मान लो दोबारा बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है। बॉडी ए से कहां जा रही है? बी पे जा रही है। मान लो इसको फिर से 5 सेकंड लगते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेकंड लगते हैं। मैंने इसके पूरे टाइम को एक एक सेकंड के स्लॉट्स में ब्रेक कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। मान लो बॉडी ने पहले सेकंड में 3 मीटर कवर किया, फिर बॉडी ने 5 मीटर कवर किया, फिर बॉडी ने 2 मीटर कवर किया, फिर बॉडी ने 1 मीटर कवर किया और फिर बॉडी ने मिसाल के तौर पे 4 मीटर कवर किया। ठीक है? यानी कि अगर आप देखोगे ना, बॉडी ने अब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? 15 मीटर कवर किया है और टाइम भी वही लगा है। नोट करो, देखो टाइम यहां पे, देखो यहां पे भी टाइम कितना था आपका? टोटल टाइम 5 सेकंड था। यहां भी टोटल टाइम आपका कितना है? 5 सेकंड ही टोटल टाइम है। लेकिन अब की बार बॉडी ने जो कवर किया वो किस तरह किया? पहले सेकंड में 3 मीटर, अगले में स्पीड बढ़ गई तो 5 मीटर, अगले में कम हो गई तो 2 और कम हो गई तो 1, फिर बढ़ गई तो 4। ये है वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों भाई? यहां देखो, यहां पे स्पीड क्या थी बॉडी की, या वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एक ही सेकंड है ना, तो 3 मीटर पर सेकंड। यहां क्या हो गई? बढ़ गए 5 मीटर पर सेकंड, फिर कम हो गए 2 मीटर पर सेकंड, फिर कम हो गए 1 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि हो क्या रहा है? बॉडी, मैं कहूंगा बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर है? यानी कि हम कहेंगे इफ अ बॉडी कवर्स unequal displacement in equal intervals of time then body is said to be moving with a नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। समझ आ गई? अगर एक बॉडी अनइक्वल, भाई टाइम स्लॉट आपने फिर से इक्वल कर दिया, आपने कहा भाई एक सेकंड के सारे स्लॉट हैं, लेकिन बॉडी इनके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वही इक्वल नहीं है। क्लियर है? इफ अ बॉडी कवर unequal displacement in equal intervals of time then body is said to be moving with a variable velocity। उसी एक सेकंड में बॉडी कभी ज्यादा फासला कवर कर रही है, कभी कम फासला कवर कर रही है। बॉडी की जो वेलोसिटी वेरिएबल होती है, इसके वेरी करने के दो तो होते हैं। देखो हम कहते हैं ना, अगर हम कभी भी कहें कि एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो तरह से हो सकती है। क्या? एक तो ये तरीका हो गया। अभी इसमें क्या हो रहा है? इस वाली एग्जांपल में क्या हो रहा है? इस वाली एग्जांपल में आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कैसे भाई? पहले एक सेकंड में 3 मीटर था, कवर किया बॉडी ने, अगले में 5 किया। डायरेक्शन तो सेम है ना भाई, पहले भी बॉडी ऐसे ही जा रही थी, अभी भी यहीं जा रही है, फिर वहीं जा रही है, फिर वहीं जा रही है, फिर वहीं जा रही है। यानी कि इन पांचों इंटरवल्स में बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ है? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। जो वेलोसिटी है ना भाई साहब, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी
और वो दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगी। अभी वाली एग्जांपल में क्या चेंज हुआ है? मैग्नीट्यूड। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। क्या मतलब? मैं आपको मिसाल देता हूं। मान लो एक गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में। कुछ देर बाद वही गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है, तो बेटे दोनों की वेलोसिटी अलग है, सेम नहीं है। आप बोलोगे सर ये भी 5 है ये भी 5 है, तो यही कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में ठीक करना है कि वेलोसिटी स्केलर नहीं है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। भले इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पहले ईस्ट था अब क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। तो क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ लेना कि वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है दो वजूहात की बिना पे, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अमूमी तौर पे जब हम ये वाली एग्जांपल पढ़ते हैं ना, तो ये किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे बता रहा हूं। ये मैग्नीट्यूड चेंज की एग्जांपल है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, इसको लिख लेना, वहां पढ़ते हुए याद आ जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, उसमें मैग्नीट्यूड फिक्स होता है इस तरह, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। अब यहां पे अगर आप बात करोगे ना तो इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो ये था भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के होने के लिए दो कंडीशन है कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। वेरिएबल वेलोसिटी इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब इसी के अंदर ना आपको एक और तरह भी बता देते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, गौर से देखो, मैं कहता हूं एक बॉडी मूव कर रही है, उसने पहले सेकंड में 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी और अगले 2 सेकंड्स में, सेकंड में नहीं, अगले 2 सेकंड में उसने 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी। फिर अगले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी। क्लियर है? मैंने क्या बोला? गौर से सुनना सवाल को और समझना। यह सवाल माजी में पूछा गया एक आपका क्वेश्चन है। आपको कहते हैं बॉडी जो है ना वो 4 सेकंड तक मूव करती रही। बॉडी कितना टाइम मूव करी? 4 सेकंड। 4 सेकंड में बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना? 12 मीटर। आपको कहा उसने कि एक बॉडी ने 4 सेकंड तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और उसने कहा कि बॉडी ने मूव ऐसे किया कि पहले सेकंड में बॉडी चली कितना? 3 मीटर। आखिरी सेकंड में बॉडी चली फिर से कितना? 3 मीटर। दरमियान के 2 सेकंड में बॉडी चली कितना? 6 मीटर। अब बताओ बॉडी जो मूव कर रही थी वो इन डेफिनेशंस को देखते हुए बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी या वेरिएबल से? अब आप बोलोगे सर देखें, अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। तो सर 1 सेकंड में 3 मीटर, 1 सेकंड में 3 मीटर, लेकिन सर यहां तो देखें ना 2 में 6 है, ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। बेटे ये इक्वल है। 2 सेकंड में 6 का क्या मतलब है? 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। भाई इसका भी तो यही मतलब है, नहीं समझे? भाई ये मार्कर 100 रुपए का है। मैं कहता हूं भाई चारों मार्कर की कीमत मिला के 400 रुपए, तो मैं वही बात तो कर रहा हूं, बस मैंने अब 4 को मिला के बता दिया। तो यही तो कर रहा है। 1 सेकंड में 3 मीटर, या 2 सेकंड में 6 मीटर, या 3 सेकंड में 9 मीटर, या 4 सेकंड में 12 मीटर। तो बॉडी हेयर इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो दिमाग पूरा ना हाजिर करके ये डेफिनेशन क्या है? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले टाइम के इंटरवल इक्वल कर लेना। जैसे अगर आपको कह रहे हैं ना 2 सेकंड में 6 मीटर है, तो इसको 1-1 सेकंड में तोड़ दो। कैसे? 6 को 2 से डिवाइड करो तो आपको हर सेकंड में बॉडी ने कितना कवर किया वो मिल जाएगा। हाँ, अब अगर ऐसे होता, ये कहता बॉडी ने, ये वही कहता कि भाई बॉडी ने 4 सेकंड में 10 मीटर कवर किया। मिसाल दे रहा हूं, बॉडी ने, यहां कर लेते हैं, कहता है भाई बॉडी ने 4 सेकंड में 10 मीटर कवर किया। पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया 3 मीटर, आखिरी सेकंड में बॉडी ने कवर किया 3 मीटर, दरमियान वाले 2 सेकंड्स के अंदर बॉडी ने कवर किया 6 मीटर। बताओ बॉडी यूनिफॉर्म से मूव करी थी या वेरिएबल से? देखो भाई, पहले में कवर किया 3, परफेक्ट। आखिरी में कवर किया 3, अभी तक ऑल ओके। दरमियान में 2 में करा, दरमियान में 2 में 6 नहीं, सॉरी, वरना 10 बनेगा ही नहीं, 4, सॉरी
सॉरी, ठीक है, दरमियान में 2 सेकंड में कितना किया 4। अगर मैं इसको 1-1 सेकंड में तोड़ दूं ना, कैसे भाई, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, ऐसे ही हो गया। अब देखो, अगर मैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम करता हूं तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि पहले में 3 करे, अगले में 2, उससे अगले में 2, फिर 3 करे, तो बॉडी मूव कर रही है विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, unequal displacement in equal intervals of time, body is said to be moving with a variable velocity। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। मेरे बेटा, मूविंग ऑन विद द टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इससे हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। और जो हमारा इसका अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में भी हम एक्सेलरेशन पे नहीं जा रहे होंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम एवरेज स्पीड के ही कुछ केसेस देखेंगे जो हमसे पूछे जाते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, देख लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने कुल मिला के जो फासला कवर किया है ना, उसको आप डिवाइड कर दोगे, कितना टाइम लगा टोटल। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटे, ये जो आपके फॉर्मूले हैं, सारा गेम इन्हीं का ही है, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब ज़रा मिसाल से समझते हैं बात को। देखो, सपोज कर लो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मान लो आपके पास ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है भैया। अब मिसाल के तौर पे ज़रा यहाँ पे ना बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। यही चीज़ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी देखा था। मान लो ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और मिसाल के तौर पे एक रास्ता ये है। इसको कह दिया पहले वाले को रूट नंबर 1, दूसरे वाले को कह दिया इसको रूट नंबर 2, और ये जो तीसरा स्ट्रेट लाइन वाला है ना, इसको मैंने कह दिया रूट नंबर 3, ठीक है। रूट नंबर 1 का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास है 40 मीटर, और रूट नंबर 2 का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है हमारे पास 50 मीटर, और यहाँ पे मान लेते हैं रूट नंबर 3 का डिस्टेंस हम मान लेते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास कितना है, हम 10 मीटर। और मान लेते हैं बॉडी को जो टाइम लगता है ना, टोटल टाइम, चाहे बॉडी पहले रास्ते से जाए या दूसरे से जाए या तीसरे से जाए, बॉडी को टाइम लगता है कितना, 10 सेकेंड। आई रिपीट, बॉडी को टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड। अगर मैं तीनों केसेस के अंदर ये चीज़ मालूम करता हूं, यानी कि तीनों केसेस में अगर मैं स्पीड निकालता हूं, पहले वाले केस के अंदर रूट नंबर 1 में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बॉडी, 40, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, तो बॉडी की स्पीड शुड बी 4 मीटर पर सेकेंड टू रीच देयर। इसी तरह अगर मैं, ये रूट नंबर 1 की बात हो गई, इसी तरह अगर मैं रूट नंबर 2 की बात करूं, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बॉडी, 50, टाइम कितना लग रहा है 10, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ये रूट नंबर 2 हो गया। अगर मैं रूट नंबर 3 की बात करूं, यानी कि इसकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई, कितना है भाई, 10 मीटर, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका रूट नंबर 3। क्लियर है। अब इन सब के अंदर अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी सबकी एक बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनता है आपका 10 मीटर, और टाइम कितना है 10, यानी कि क्या आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां से देखते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, अगर मैं इसको इन सब से कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी एवरेज स्पीड होगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो या तो ग्रेटर होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। ये चीज कह सकता हूं मैं। याद करो, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी यही चीज कही थी, क्या, कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यही बात की थी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या इससे ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम यही बात की थी ना भाई, याद होगा ना। ये बात हमने की थी कि आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन से हट के किसी भी रूट पे मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट तो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो वही चीज यहां पे आ गई।
सेम, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और ये डिस्प्लेसमेंट पे, तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज जो अभी हमने देख भी ली कि आपके पास जो एवरेज स्पीड होती है ना भाई साहब, ये अपने पास लिख लेना कहीं भी, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो आपकी एवरेज स्पीड होगी ना, ये हमेशा नॉन जीरो होगी और पॉजिटिव होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो फासला कवर करेगी, फासला कवर करेगी तो यहां कुछ ना कुछ आएगा, तो पॉजिटिव होगी। और आपके पास ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर अ मूविंग बॉडी, जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मूव कर रही है, उसके लिए आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है, दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी जीरो और दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल। क्लियर हो गया यहां तक? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल फासला जो कवर किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करी है उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया भाई साहब? चलो इतने हिस्से को कॉपी करो। अभी अगले लेक्चर में ना इससे और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो यही क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अलग केसेस बनते हैं पूरे। टाइम सेगमेंटेशन और डिस्टेंस सेगमेंटेशन के एमडी कैट और ई कैट वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन वहां से बनता है, फेवरेट क्वेश्चन, तो वो उसमें डेरिवेशन देखेंगे तो अब करेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। यहां तक की चीज कॉपी कर लो भाई। अगर हम अपनी टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी को आगे लेके चलें तो हमारे पास एक और जो चीज़ उठ के आती है वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई? इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर लम्हे की वेलोसिटी। सही है भाई? किसी भी एक लम्हे की जो वेलोसिटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मसला समझना जरा। देखो, मान लो एक गाड़ी थी, वो ए पॉइंट से निकली। अब जरा पॉइंट समझना, फिर इसके उस पर आता हूँ, फॉर्मूले पे आता हूँ। बॉडी ए से बी पे जा रही है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और ये चौथा सेकंड। बॉडी ने 4 सेकंड में ए से बी तक गई और बॉडी ने 4 सेकंड में जो फासला कवर किया वो कितना है? 15 मीटर है। क्लियर है? बॉडी ने 4 सेकंड में फासला कितना कवर किया? 15 मीटर, जिसमें से पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया भाई 5 मीटर। ठीक है, दूसरे में बॉडी ने कवर किया जनाब 3 मीटर, तीसरे में बॉडी रुकी रही, कोई फासला कवर नहीं किया। ठीक है, आखिरी में बॉडी ने फिर कितना कवर किया? 7 मीटर। क्लियर हो गया? अब देखो मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, फर्क समझना जरा। अगर मैं एवरेज की बात करूं ना, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी? एवरेज क्या होगी भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस डायरेक्शन में टोटल कितनी है? 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि भाई इसमें भी बॉडी यहीं जा रही है, इसमें भी इस तरफ, इसमें तो कहीं जा ही नहीं रही, और इसमें भी इसी डायरेक्शन में, तो 15 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मान लेते हैं 3 सेकेंड लगा, या कितना था? 1 2 3 4 सेकेंड लगा ना बॉडी को टोटल टाइम, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 का क्या हो गया? 4 3 का हो गया 12 डॉट 15 में से 12 गया तो 3 बचा, 4 7 हो गया 28, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, तो 4 5 20। ठीक है, 3.75 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब देखो बेटे, इंस्टेंटेनियस क्या है और एवरेज क्या है? एवरेज ने आपको एट द एंड ऑफ डे बता दिया कि बॉडी पूरा रास्ता इस रफ्तार से चलती रही। यही है ना एवरेज, कि बॉडी की एवरेज परफॉर्मेंस ये है, ये बॉडी की एक एवरेज परफॉर्मेंस है कि बॉडी पूरा साल या पूरा रास्ता, साल बोल रहा हूं, ऐसे चलती रही। ठीक है, अब जरा समझना यहां, अगर मैं पहले सेकंड में बॉडी की रफ्तार मालूम करूं तो वो है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे में मालूम करूं तो वो क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। सही है, तीसरे में तो मुझे लगेगा बॉडी तो रुकी हुई है। भाई अगर आप इस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी मालूम करो तो आपको यही लगेगा कि बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, क्योंकि उस लम्हे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 मीटर पर सेकंड आ रही है। आप बोलोगे तो रुका हुआ है। ठीक है, और यहां कितनी आ रही है? 7 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो ये फर्क है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस आपको उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या लम्हे की वेलोसिटी बता रहा है, एवरेज आपको पूरे ओवरऑल कहानी बता रहा होता है। इंस्टेंटेनियस को डिफाइन इस तरह करते हैं या लिखते हैं ऐसे, वी इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0
डेल्टा एस अपॉन टी, ये जनाब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब इसमें ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो क्या होता है, पहले जरा डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर ये बताता हूँ ये क्या है। डेल्टा टी का मतलब होता है भैया T2 माइनस T1। T1 आपके पास है आपका इनिशियल टाइम और T2 आपके पास है आपका फाइनल टाइम। एक इनिशियल टाइम हो गया और एक आपका फाइनल टाइम हो गया। ये कह रहा है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मुराद क्या है, आपने इतने छोटे से टाइम की वेलोसिटी कंसीडर की है कि उसमें इनिशियल और फाइनल तकरीबन एक ही जगह पे। समझ आ रही है? मतलब जब कभी भी आप ये बोला जाए ना कि आपने एक लम्हे की बात करनी है, तो उस लम्हे का मतलब क्या है कि उससे पीछे क्या हुआ आपका कंसर्न नहीं है, उससे आगे क्या हुआ आपका कंसर्न नहीं है, तो वही आपका इनिशियल है और वही आपका क्या है, फाइनल है। तो डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन करीब करीब है जीरो के। क्लियर है? तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो उस वक्त होता है जब आप इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं। अब अक्सर हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमेशा आपस में बराबर होती है या अलग अलग होती है? वैसे तो अगर तुम यहीं से देखोगे तो पता चल जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी है। पहले वाले केस में देखो, पहले सेकंड में, पहले सेकंड की इंस्टेंटेनियस कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस ज्यादा है और एवरेज कम है। दूसरे में इंस्टेंटेनियस देखो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस कम है और एवरेज ज्यादा है। तीसरे में इंस्टेंटेनियस देखो 0 मीटर पर सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस कम है और एवरेज ज्यादा है। चौथे में इंस्टेंटेनियस देखो 7 मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस ज्यादा है और एवरेज कम है। यानी कि अपने पास ये लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एवरेज के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। एक और अच्छी सी आसान सी एग्जांपल से बात को समझते हैं। सपोज करो आपके फिजिक्स के टेस्ट कंडक्ट किए गए 3, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, 3 टेस्ट कंडक्ट किए गए। पहले टेस्ट में नंबर आए आपके 10 में से 8, दूसरे में आए 6, तीसरे में आए 4। क्लियर है? ये नंबर आ गए हमारे। पहले टेस्ट के मार्क्स 8, फिर 6 और फिर 4। अब अगर आपको इनका एक एवरेज निकालने के लिए दिया जाए तो एवरेज क्या आएगा भाई, इन सबको जमा कर लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज ऐसे ही निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 + 6 10, 10 और 8 18, 18/3 कितना आया भाई, ये 6 आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एवरेज कितना है, तो भाई ये है एवरेज। एवरेज मार्क्स क्या है, 6। पहले टेस्ट के इंस्टेंटेनियस मार्क्स क्या हैं, तो पहले टेस्ट के इंस्टेंटेनियस मार्क्स हैं 8। क्या मार्क्स हैं भाई, 8 मार्क्स हैं। तो इंस्टेंटेनियस बड़ा है और एवरेज छोटा है। दूसरे में, दूसरे के इंस्टेंटेनियस 6, एवरेज भी 6, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर है। तीसरे में इंस्टेंटेनियस कम है और एवरेज ज्यादा है। क्लियर है? अब एक और बात मैंने बतानी है, इसलिए अभी इस जुमले को मुकम्मल नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपके 3 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में आपके मार्क्स आए 6, दूसरे में आपके मार्क्स आए 6, तीसरे में आपके मार्क्स आए 6। अगर आपको बोला जाए इनका एवरेज लो, तो आप क्या करोगे, आप तीनों को जमा करोगे, वही काम, और 3 से डिवाइड कर दोगे। चेक करना आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। अब एवरेज आपका फिर से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सही है? अब जरा यहां देखो, पहले टेस्ट के इंस्टेंटेनियस मार्क्स 6 और एवरेज 6 मैच कर रहा है, कर रहा है सर। दूसरे के इंस्टेंटेनियस 6 और एवरेज 6। इसी तरह से तीसरे के इंस्टेंटेनियस 6 और एवरेज भी क्या आ रहा है, एवरेज भी हमारे पास 6 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि नजर आ रहा है कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस है और जो एवरेज है वो आपस में क्या है, सेम है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रही है, अगर एक बच्चा यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि जो मार्क्स पहले थे वही अगले में, वही अगले में, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली परफॉर्मेंस दे रही है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस है तो हो सकता है इंस्टेंटेनियस ज्यादा हो सकता है बराबर हो सकता है कम हो। तो क्या लिखोगे अपने पास, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, किससे कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म से मूव कर रही है तो हो सकता है इंस्टेंटेनियस ज्यादा हो जाए, हो सकता है एवरेज ज्यादा हो जाए, हो सकता है इंस्टेंटेनियस कम हो जाए या बराबर हो जाए। ठीक है? जैसे अगर यहां पे यही बॉडी अगर ए से बी पे जाती है, ऐसे ही 4 सेकंड लगते बॉडी को, और बॉडी हर सेकंड में 3.75 कवर करती, 3.75 बॉडी ने फिर से टोटल कितना कवर करना था, वही कवर करना था बॉडी ने, कितना 3.75 को मिला लो, कितना 7.5 15 मीटर बॉडी ने कवर करना था।
डिस्प्लेसमेंट, और टाइम वही था आपका कितना, 4 सेकेंड। तो अब की बार बॉडी का इंस्टेंटेनियस और एवरेज मैच कर रहा होता, तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म से मूव करेगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग अलग होगा। क्लियर है भाई? मतलब सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर। आपके पास ऐसे एक कोई स्क्वायर है, मान लो ये ए साइड है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये साइड ए बी हो गई, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ये ए बी, ये बी सी और ये सी डी। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स एक बराबर होंगी, यानी कि ये भी 25 मीटर होगा, ये भी 25 होगा और ये भी क्या होगा, 25। कहते हैं भाई ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है और ए बी बी सी सी डी कवर कर चुका है, यानी कि ए से ये शुरू हुआ था, यानी कि ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, और पहले ए बी कवर करी, देन बी सी कवर करी, देन सी डी कवर करके अब ये यहाँ पे आ गया है, और ये मेरे पास क्या है जनाब, ये मेरे पास इसका फाइनल पॉइंट है। आपने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है जनाब, वो क्या होगी, वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको नजर आ ही रही है एक तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट होगी जो मैंने ब्लू से मार्क करी है। क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्प्लेसमेंट होगी? बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल से फाइनल तक, तो वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सर लेकिन आपने बताया था कि हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, तो वो से कर लो भाई। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी, यही होगी। अब जरा एस ए बी को देखो, एस ए बी कहां होगी डिस्प्लेसमेंट, इन द अपर डायरेक्शन। एस सी डी कहां होगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एस बी सी कहां होगी, राइट साइड पे। तो एस ए बी और एस सी डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे ना भाई, ये ऊपर है और ये कहां है, नीचे है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर प्लस भी होता है और माइनस भी, तो ये प्लस होगी ये माइनस, कैंसिल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यही वाली बचेगी। तो मैंने भी तो डायरेक्टली यही मार्क की थी, देख रहे हो फिर इसकी खूबसूरती, आपका आंसर डायरेक्टली भी आ रहा है। खैर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास, 25 मीटर, क्योंकि ये 25 मीटर है। और टोटल टाइम आपको अभी तक नहीं पता, ये आपको चाहिए, इसको मैंने फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब टोटल टाइम आपको नहीं पता, कोई इशू नहीं, आपको स्पीड दी हुई है कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको एक तरह से ये एवरेज स्पीड दी हुई है कि बॉडी ने ये सारे के सारा जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस स्पीड से कवर किया है। क्लियर है? तो आपके पास आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 15 दी हुई है कि बॉडी ने 15 मीटर पर सेकंड से, बॉडी 15 मीटर पर सेकंड से यहां गई, यहां गई, यहां आई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इसका प्लस इसका प्लस इसका, यानी कि एस ए बी 25, देन एस बी सी 25, देन एस सी डी 25 अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा 25 25 50, 50 में 25 कितना हुआ, 75। 15 विल बी इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय टी टोटल। टी टोटल को यहां पे जो 15 को नीचे ले जाओ, तो आपका टोटल टाइम कितना आ रहा है भैया, 75 डिवाइडेड बाय 15। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 15 के टेबल में 75 कहां पे आता है, 5 पे आता है, 5 सेकेंड्स। इसके अंदर पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ गया भाई, 5 मीटर पर सेकेंड उठ करके आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली, पॉइंट समझ आ रहा है कि बॉडी ने यहां से यहां तक जाने में टोटल लिए 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड की उसने एवरेज स्पीड आपको दी हुई थी, मैंने उस एवरेज स्पीड की मदद से टोटल टाइम निकाला और यहां पे पुट करके मैंने डायरेक्टली क्या निकाल ली, उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो हमने आज के लेक्चर में जो चीज पढ़ी थी कि आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी के मुकाबले में या तो ज्यादा होती है या कम होती है या बराबर होती है, सॉरी, आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी के मुकाबले में या तो ज्यादा होती है या उसके बराबर होती है। यही चीज पढ़ी थी ना भाई कि आपकी जो एवरेज स्पीड होती है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, द एवरेज वेलोसिटी। तो देखो वही आ रहा है, एवरेज स्पीड क्या थी आपकी 15 और ये क्या आ रही है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो भाई दीज वर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने कोशिश करी है कि हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख सकें।
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है, इसको हाथ पे बिठाने का या अपनी प्रैक्टिस को मेक श्योर करने का तरीका ये होता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स तभी फील हो रहे होंगे जब आपको ये सब चीज़ें आगे पीछे इंटरकनेक्टेड नज़र आ रही होंगी। ठीक है भाई, अगले लेक्चर में हम लोग स्पीड के केसेस डिस्कस करेंगे और पेपर में उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़।